सीधी सादी आदर्श लड़की काव्या का सपना आईएएस बनकर देश की सेवा करने की है। आज वह लैपटॉप पर इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यूअर ने कहा, खिड़की से कूद जाओ। काव्या ने शांत मन से खिड़की पर चढ़कर अंदर ही छलांग लगा दी, जो होशियारी से प्रश्न का उत्तर था। दरअसल इंटरव्यूअर भी उसका मंगेतर था और वे दोनों सचमुच के इंटरव्यू के लिए अभ्यास कर रहे थे। फिर दोनों इंटरव्यू के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड़का बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। काव्या ने मंगेतर से अनुरोध किया कि उसे बचाए, लेकिन लेट होने के कारण उसने मना कर दिया। फिर काव्या ने मंगेतर को इंटरव्यू के लिए भेजकर खुद लड़के को बचाने चली गई। जब लड़के ने उसे पास आने पर कूदने की धमकी दी तो काव्या ने उससे आत्महत्या करने का कारण पूछा। लड़के ने बताया कि नौकरी नहीं मिल रही और ऊपर से जो लोन के लिए अपील की थी वो भी कहीं धूल चाट रहा होगा। काव्या ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और लोन पास करने वाले की डिटेल निकाली। उस व्यक्ति को फोन करके सारी बात बताई। व्यक्ति को मजबूरन मानना पड़ा, जिससे लड़के की चिंता दूर हो गई। फिर काव्या तुरंत इंटरव्यू देने पहुंची, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ वह व्यक्ति भी मौजूद था जिससे उसने जबरदस्ती लोन पास करवाया था। उसने काव्या के करतूतों पर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने अपने जवाबों से सबका दिल जीत लिया। 1 महीने बाद जब उसकी सगाई हो रही थी तभी उसे पता चला कि वह आईएएस के लिए सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन उसका मंगेतर रिजेक्ट हो गया था। शुभ मुंह लटकाकर सगाई से चला गया। काव्या उसके पास जाकर उसे संभालने लगी, लेकिन शुभ चिढ़कर बोला, तुम्हें नहीं मालूम कि मुझ पर क्या बीत रहा है। अगर मुझसे प्यार करती हो तो आईएएस की सीट छोड़ दो, या तो आईएएस बनो या फिर मेरी पत्नी। काव्या सहम कर बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन शुभ सचमुच सीरियस होकर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हूँ, पर पीछे नहीं। ये सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि जिस सीट के लिए इतनी मेहनत की उसे प्यार के खातिर खोना पड़ेगा। काव्या की चुप्पी देखकर शुभ नाराज होकर वहाँ से चला गया। काव्या उसके पीछे पीछे आई। तभी उसने देखा कि सभी उसके आईएएस बनने पर खुश थे और सालों बाद उसके पिता खुशी से नाच रहे थे। तभी उसके भाई को दोस्त ने उसे शुभ और काव्या के बीच हुई सारी बातें बता दी। रात में उसका भाई गुस्से में उससे पूछा, आखिर क्यों वह शुभ की बातें चुपचाप सुन रही थी? इतने सालों बाद घर में खुशियां आई हैं और एक लड़का आकर सब छीन लेना चाहता है। काव्या ने सबको शांत मन से समझाया। ये सब शुभ ने गुस्से में बोला है, उसका माथा ठंडा होने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर वह शुभ से अकेले में मिलकर प्यार से बातें सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शुभ एक ही जिद पर अड़ा रहा, या तो आईएएस की सीट छोड़ दो या फिर मुझे। शुभ अपनी ये जिद छोड़ देगा। उसकी माँ ने उसे करियर छोड़कर पहले घर बसाने का सलाह दिया, जबकि उसके पिता उसकी सफलता से बेहद खुश थे। गर्व से उन्होंने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था आईएएस काव्या का निवास। उसी बीच उनके घर पर मंत्री जी के कुछ सहयोगी आए। उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने आईएएस बने सभी नए अधिकारियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें काव्या को भी शामिल होना है। ये सुनकर सब बहुत उत्साहित हो गए। कुछ देर बाद काव्या को एक मैसेज मिला, आईएएस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई थी। ये खबर पढ़ते ही काव्या ने तुरंत शुभ को कॉल करके उसे यह खुशखबरी सुनाई और साथ ही मंत्री जी के समारोह में आने का अनुरोध किया। अगले दिन काव्या अपने परिवार के साथ समारोह में पहुंची। वहाँ शुभ भी अपनी माँ के साथ मौजूद था। समारोह के दौरान कुछ रिपोर्टर शुभ के पास आए और उससे काव्या की सफलता और अपनी असफलता के बारे में सवाल करने लगे। शुभ उन्हें बाहर ले जाकर शांत भाव से जवाब दिया, मुझे आईएएस बनने के लिए 1 और साल मिला है। और रही बात काव्या की, तो वह 1 साल बाद ही आईएएस की कुर्सी पर बैठेगी। तभी काव्या का भाई वहाँ आया और गुस्से में शुभ से कहा, आप बिना दीदी से पूछे उनके लिए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? शुभ को यह सुनकर गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तभी काव्या और उसके माँ बाबा वहाँ आ गए। उन्होंने दोनों को संभाला। फिर रिपोर्टर से काव्या को शुभ की कही हुई बातों का पता चला। काव्या ने सबसे पहले अपने भाई से कहा कि वह शुभ से माफी मांगे। उसके भाई ने नाराजगी में ही सही पर माफी मांग ली। फिर काव्या ने शुभ से सवाल किया, तुम मुझसे बिना पूछे मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? शुभ ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तुम्हें 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आईएएस बनो या मेरी पत्नी। शुभ की बातें सुनकर इस बार काव्या का सब्र टूट गया। उसने अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर शुभ को वापस देकर कहने लगी, इतने सालों तक साथ रहने के बावजूद तुम मुझे समझ नहीं पाए तो इस रिश्ते का क्या फायदा? यह कहकर वह बाहर आ गई। बाहर उसे वही मंत्री मिले जिन्होंने उसे अभी अभी सम्मानित किया था। मंत्री ने काव्या से कहा, नौकरी चाकरी तो होती रहेगी, पर इन सबसे पहले तुम एक लड़की हो। अच्छा यही होगा कि अगर लड़का बड़े घर का है तो उससे शादी करके अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। मंत्री की बातें सुनकर काव्या हैरान रह गई, क्योंकि यही व्यक्ति कुछ समय पहले महिला अधिकारों पर जोरदार भाषण दे रहा था। आज वह घर लौटी। वहाँ पड़ोस की कुछ महिलाएं उसकी माँ के कान भर रही थीं कि लड़की की उम्र हो गई है। हमें लगा था शुभ से शादी हो जाएगी, पर अब तो सगाई भी तोड़ दी। न जाने अब इसका घर बस पाएगा भी नहीं। समाज का यह नजरिया देखकर काव्या समझ गई कि गलती चाहे किसी की भी हो, दोष हमेशा औरत पर ही डाला जाता है। इन सब बातों से काव्या उदास थी, इसलिए उसका भाई उसे जबरदस्ती एक स्टूडेंट पार्टी में ले गया ताकि उसका मूड ठीक हो सके। पार्टी में जैसे ही काव्या एक कुर्सी पर बैठने जा रही थी, तभी अनजाने में एक लड़के ने कुर्सी खींच लिया, जिससे वह गिर गई। फिर संभल कर बैठने के बाद उसने एक लड़के को माइक पर यह कहते सुना, आजकल नारी शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। काव्या ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी लड़कियों को लड़कों के पीछे रहने पर मजबूर किया जाता है। फिर सभी के कहने पर काव्या स्टेज पर गई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया कि आज भी लड़कियों की वास्तविक स्थिति क्या है। काव्या की बातों से वह लड़का इम्प्रेस हो गया जिसने उसकी कुर्सी खींची थी। फिर सभी उसे सहयोग करके जोरदार तालियां बजाई। अपने मन की बात सबके सामने कहकर काव्या ने हल्का महसूस किया और फिर अपने भाई के साथ घर लौट गई। अगले दिन काव्या आईएएस की ट्रेनिंग पर जा रही, लेकिन शुभ से रिश्ता टूट जाने के कारण उसकी माँ बहुत मायूस दिख रही थी। अपनी माँ को उदास देखकर काव्या ने उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वह आईएएस भी बनेगी और एक अच्छी घर गृहस्थी वाली पत्नी भी, जिससे उसके माँ और बाबा दोनों का सपना पूरा हो जाएगा। यह कहकर वह ट्रेन स्टेशन पहुंची। वहाँ उससे मिलने शुभ के पिता आए, लेकिन वे उसे विदा करने नहीं बल्कि रोकने के लिए आए थे। उन्होंने काव्या से कहा, बस 1 साल की ही तो बात है, तुम शुभ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने शुभ का एक वीडियो दिखाया जिसमें शुभ की हालत साफ दिख रही थी। हालांकि इन सब बातों का काव्या पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने अब आईएएस बनने की ठान ली थी। इसलिए उसने शुभ के पिता को 1 साल के इंतजार के लिए मना कर दिया। इससे नाराज होकर शुभ के पिता ने गुस्से में कहा, मैं भी देखता
सकता हूँ कि तुम IAS ऑफिसर कैसे बनती हो। उनकी बातों से काव्या को गहरा सदमा लगा। जिस व्यक्ति को वह बचपन से अपना आदर्श और गुरु मानती थी, आज वही उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तभी वहाँ एक लड़का आया जो क्लब में काव्या की बातों से इम्प्रेस्ड हुआ था। दरअसल काव्या गलती से उसकी सीट पर बैठ गई थी। जब लड़के ने काव्या से अपनी सीट छोड़ने को कहा तो काव्या ने गुस्से में आकर IAS की सीट छोड़ने की बात पर उस पर गुस्सा निकाला। तब लड़के ने टीटी को बुलाया और टीटी ने काव्या को उसकी सही सीट दिखाई। शर्मिंदा होकर काव्या अपनी सीट पर बैठ गई। काव्या ने देखा कि निर्धारित समय होने के बावजूद ट्रेन खुलने में देरी हो रही है। दरअसल कुछ लोगों ने बाहर जबरदस्ती ट्रेन को रोक रखा था। ये रुकावट इसलिए थी क्योंकि एक लड़की की विदाई हो रही थी और वे सब प्रधान जी के आदमी थे। काव्या तुरंत वहाँ पहुंची और उन सबको समझाने लगी। तब प्रधान ने उल्टा काव्या को ही समझाने की कोशिश की कि एक लड़की की विदाई का मामला है, इसलिए उनकी भावनाओं की हमें कद्र करनी चाहिए। इसके जवाब में काव्या ने दृढ़ता से कहा, भावनाएं निजी होती हैं। इस तरह एक परिवार के निजी मामले के लिए वाहनों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता और यह जो आप लोग कर रहे हैं सबने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया है। इससे आप न्यूज की हेडलाइन बन सकते हैं। ये सुनकर प्रधान जी तुरंत स्थिति को समझ गए और लाइन पर आ गए। उन्होंने तुरंत जनता के सामने नाटक करना शुरू कर दिया कि जनता को कभी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने लड़की को समझाया बुझाया और ट्रेन को जाने के लिए कह दिया। इसके बाद काव्या ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची। वहाँ और भी उम्मीदवार आ रहे थे। सबने एक दूसरे से दोस्ती की। तभी वॉचमैन ने आकर कहा, सब अपने अपने कागज दिखाइए वरना अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सबने अपने कागज निकाल लिए, लेकिन काव्या को अपने कागजों की फाइल नहीं मिल रहे थे। उसने अपने बैग को अच्छी तरह से तलाशा पर फाइल नहीं मिले। फिर वह वॉचमैन से अंदर जाने देने की रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन कागज के बिना किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। काव्या ने वॉचमैन को अपनी स्थिति समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वॉचमैन ने सख्ती से मना कर दिया और काव्या को सीधे ऑफिस में मैडम से बात करने को कहा। तब काव्या तुरंत ऑफिस पहुंची। मैडम ने उससे कहा, अगर अभी ही इतनी लापरवाही है तो देश के महत्वपूर्ण कार्यों में कितनी होगी। लगता है मुझे आपको पहले ही दिन एलिमिनेट करना पड़ेगा। तभी कमरे में वही लड़का आया जो काव्या से ट्रेन और स्टूडेंट पार्टी में मिला था। उसके हाथ में काव्या की गुम हुई फाइल थी। दरअसल उसे यह फाइल ट्रेन में पार्टी डेट ही हुई मिली। तब मैडम के पूछने पर उसने अपना नाम अधिराज प्रधान और रैंक 9 बताया। ये सुनकर काव्या हैरान रह गई। एक तो वह नेता प्रधान जी का बेटा निकला और दूसरा उसने 9वीं रैंक हासिल की थी। मैडम ने कागज देखकर दोनों को उनके कमरों में जाने का निर्देश दिया। मौका देखते ही अधिराज ने पहले ही दिन मैडम को कॉम्प्लीमेंट देकर उन्हें इम्प्रेस करने लगा। तब मैडम ने उन्हें बताया कि आपके जो कोच है ना वह बहुत स्ट्रिक्ट है, उनसे जरा बचकर रहना। दरअसल वह कोच कोई और नहीं बल्कि शुभ के पिता है। वह इस बार एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर ट्रेनीज के कोच के तौर पर आए थे, लेकिन असल में उनका मकसद काव्या को किसी भी हाल में ट्रेनिंग से हटवाना था। इधर काव्या के माता पिता को शुभ के घर बुलाया गया, लेकिन उन्हें अंदर ले जाने के बजाय गेट के बाहर ही इंतजार करने को कहा गया। उन्हें करीब 1 घंटा बाहर ही बैठना पड़ा। आखिरकार शुभ की माँ बाहर आई और उन्हें अंदर ले गई। काव्या के पिता ने ऐसे अचानक बुलाने का कारण पूछा तो शुभ की माँ ने सीधा सीधा उन्हें सगाई के खर्चों का बिल थमा दिया। यह बिल लगभग 2.5 लाख रुपए का था, जिसे अब काव्या के परिवार को चुकाना था। यह देखकर काव्या के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सगाई के समय शुभ के घर वालों ने ही सारा खर्च उठाने का वादा किया था। तभी शुभ भी वहाँ आ गया। वह भी अब काव्या को सबक सिखाने का ठान चुका था। उधर काव्या अपने रूम में पहुंची जो उतनी अच्छी नहीं थी, जबकि अधिराज का कमरा बाकी सबसे काफी आलीशान और अलग था। दरअसल यह सब अधिराज के पिता प्रधान जी की तरफ से हो रहा था, लेकिन अधिराज को उनकी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इधर जब काव्या के पिता शुभ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी काव्या का अपनी माँ को फोन आया। वह अपनी माँ की मदद से साड़ी पहनना चाहती थी। तब उसकी माँ ने उसे सारी बात बता दी। ऐसा बात सुनकर काव्या ने शुभ से कहा कि वह सारा बिल चुका देगी। इसी बीच शुभ की माँ ने उसके हाथ से फोन छीनकर काव्या को कहने लगी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। IAS ट्रेनिंग के पहले दिन काव्या अपने कन्वोकेशन के लिए तैयार थी। तभी हॉल में जाने से पहले काव्या एक चौकीदार राजेश्वर अंकल से मिली, जो बहुत परेशान दिख रहे थे। काव्या ने उनसे अपनत्व का रिश्ता जोड़ा और उनकी समस्या पूछी। तब राजेश्वर अंकल ने बताया कि उनकी बेटी नैना एक मेधावी छात्रा है जिसने जिले में टॉप किया था। उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन स्कूल ने अचानक नियम बदल दिया और उनसे पूरी सालाना फीस एक साथ जमा करने को कहा, जिसकी आज आखिरी तारीख थी। काव्या ने इस समस्या को अपने पहले दिन का पहला कर्तव्य माना। जब उसकी सीनियर मिसेस सिन्हा ने उसे केवल ट्रेनिंग पर ध्यान देने की सलाह देकर मदद करने से इनकार कर दिया, तब काव्या ने खुद स्कूल अथॉरिटी से बात करने का फैसला किया। उसने IAS ऑफिसर ट्रेनी के रूप में अपने ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल किया। उसने प्रिंसिपल को याद दिलाया कि स्कूल जिस जमीन पर बना है वह CADTS द्वारा दी गई थी और CADTS के अधिकारी हर साल उनके स्कूल में मुफ्त कोचिंग देते हैं। उसने इस रिश्ते का हवाला देकर नैतिक दबाव डाला कि उन्हें CADTS के एक कर्मचारी की बेटी की मदद करनी ही होगी। काव्या की तर्क के सामने प्रिंसिपल झुक गई और राजेश्वर अंकल को फीस जमा करने के लिए और समय देने पर सहमत हो गए। एक तरफ काव्या ने राजेश्वर अंकल को खुशी खुशी बताया कि उसका काम हो गया, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर ने हॉल का दरवाजा बंद करने का आदेश दे दिया था। उसके हॉल में पहुंचते पहुंचते दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन तभी अधिराज दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आया। अंदर आकर काव्या ने देखा कि उनका कोर्स डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि शुभ के पिता जयदीप ठाकुर थे। ऐसा देखते ही काव्या के कदम पहले ही दिन डगमगाने लगे। तभी जयदेव ठाकुर ने एक एक करके सभी से उनके लक्ष्य पूछे। कई ट्रेनी ऑफिसर्स ने अपने बड़े बड़े सपने बताए, तो किसी ने अपने गांव से आने के बावजूद देश की तरक्की में योगदान देने की इच्छा जाहिर की थी। जब काव्या बंसल की बारी आई तो वह बोलने में संकोच कर रही थी और उसकी आवाज धीमी थी। जयदीप ठाकुर ने उसकी इस हिचकिचाहट पर सवाल उठाया और मजाक में उसे तैयारी के लिए 1 साल का समय लेने को भी कह दिया। इसके बाद जयदीप ठाकुर ने ट्रेनी ऑफिसर्स के लिए पहले बड़े असाइनमेंट की घोषणा की। यह एक रूरल विजिट था, जिसके तहत 8 होटीज को एक तबाह हो चुके गांव को फिर से खड़ा करना था। इस असाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले ट्रेनी को प्रतिष्ठित शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। ट्रेनी ऑफिसर्स को बाद में पता चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए जिस गांव को चुना गया है उसका नाम बसंत खेड़ी है। वही गांव जो काव्या की बहन नव्या की मौत का कारण बना था। गांव का नाम सुनते ही घबराकर काव्या जयदीप ठाकुर के केबिन में गई और उनसे सवाल करने लगी कि उन्होंने जानबूझकर बसंत खेड़ी को क्यों चुना, जबकि वह अच्छी तरह जानते थे कि उस गांव का। तब जयदेव ठाकुर ने उनसे कहा
कहा कि वह अपने बहन के साथ हुए हादसे से उबर नहीं पाई, इसलिए उसे 1 साल की छुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि वह मेंटली स्ट्रांग बन सके। साथ में जयदेव ठाकुर ने उसे यह ऑप्शन भी दिया कि वह चाहे तो अभी ही हार मानकर अपना नाम हटा सकती है, लेकिन काव्या ने हार मानने से इनकार करते हुए कहा कि उसके गुरु ने उसे कभी हार न मानने की सीख दी है और उसका गुरु भी कोई और नहीं बल्कि जयदेव ठाकुर ही था। इधर आदिराज को उसके पिता गिरिराज प्रधान का फोन आया, जो बार बार राजनीतिक पार्टी की बैठकों में से शामिल होने के लिए बुला रहे थे, लेकिन आदि अपने पिता की राजनीति से परेशान था, इसलिए उसने साफ साफ कह दिया कि वह घर नहीं आ पाएगा। उधर अकादमी में काव्या अपने अतीत की यादों से लड़ रही थी। उसे अपनी बहन नव्या बंसल के खिलाफ लगे गंभीर आरोप याद आए, जिससे वह अंदर से टूट गई। अभी काव्या की गलती से उसका रूममेट पायल गिर गई, जिससे उसकी कमर में चोट आई। पायल गुस्से में काव्या पर आरोप लगाने लगी कि वह जानबूझकर उसे चोट पहुंचाकर कंपटीशन से बाहर करना चाहती है, इसीलिए काव्या के बाहर जाते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर काव्या परेशान होकर अनजाने में आदि और समीर के कमरे में पहुंच गई और वहीं सो गई। फिर जब आदि अपने बिस्तर में सोने आया तब उसने देखा कि काव्या उसके बिस्तर पर सो रही है, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। अपने सपनों को यूं बिखरता देख काव्या अनजाने में अधिराज का हाथ पकड़कर उसके कमरे में सो गई। जब उसकी आंख खुली तो पास में अधिराज को देखकर एकदम से घबरा गई। तब अधिराज काव्या का तनाव कम करने के लिए उसे अपने साथ नूडल्स खाने बाहर ठेले पर ले गया। नूडल्स तैयार होते ही अधिराज पायल और अन्य दोस्तों को भी पार्टी में ले आया। सबने मिलकर नूडल्स का मजा लिया। पार्टी खत्म होने पर काव्या ने अधिराज को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से उसे लंबे समय बाद घर जैसा माहौल मिला। काव्या ने महसूस किया कि अधिराज जितना कूल होने का दिखावा करता है उतना है नहीं और वह कुछ छिपा रहा है। काव्या ने उसे सलाह दी कि जब कोई व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है तो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। अगले दिन काव्या अपनी तैयार की हुई बसंत खेड़ी असाइनमेंट की प्रोजेक्ट लेकर उनके डायरेक्टर जयदीप ठाकुर के पास गई, लेकिन जयदेव ठाकुर ने काव्या को याद दिलाया कि आज ऑटिस को ट्रैक पर जाना है और ये ट्रैक ही तय करेगा कि कौन बसंत खेड़ी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के योग्य है। लेकिन काव्या को ये सब बिल्कुल याद नहीं था। फिर काव्या के दोस्तों ने उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि बस उसका इंतजार नहीं करेगी। काव्या फौरन तैयार होने चली गई। इधर अधिराज ने पैर में चोट लगने का बहाना देकर बस को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन जयदीप ने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया और फिर बस लेकर बसंत खेड़ी की ओर निकल पड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।